हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का हम लोग देखने वाले हैं। सीबीटी 1 का सीबीटी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस। सिर्फ करंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे, जो कि आपका ये ऑफिशियल पेपर 29 अगस्त शिफ्ट 1 का है। 29 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का ऑफिशियल पेपर है। और इसका हम लोग जानेंगे सही तरीका कि आखिर इसको कैसे कम समय में किया जा सकता है। उन सारे तरीकों को हम लोग अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, और इसमें ये भी पता चलेगा कि पिछले साल जो है इसका पैटर्न क्या था, ताकि आगे भी करने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए। मैं इसमें एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लूँगा, जो भी ऑफिशियल पेपर में पूछा गया था उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिया हूँ। ओके, तो चलिए इसको कीजिए। तो क्या कहता है, घन की भुजाओं की लंबाई का योग। तो घन की भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि घन में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं। तो आपका जवाब होनी चाहिए कि 12 भुजा होती है। अगर उसका योग निकालना है तो इसका मतलब घन की सभी भुजा बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि घन की भुजा को ए मान लीजिए, या कुछ भी मान लेते हैं। घन की जो भुजा है आपका ए है, तो इसका मतलब 12 ए इसका योग होगा, है कि नहीं। जो कि कह रहा है एक वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 4a होता है, यानी 4 गुना भुजा। तो हम लोग वर्ग की भुजा को b मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4v/2। यही तो बोल रहा है कि वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। ठीक, तो इतना चीज़ अगर पहले इतना सा सोल्व कर लेते हैं, माँ के बाद आगे पढ़ेंगे कि आखिर इसने कहा क्या रहा है। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार में अगर हम यहाँ से a अनुपात, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से कहते हैं, तो समझिएगा कि यहाँ से ये 2 6 बार में कट जाएगा, यानी 6a बराबर b, है कि नहीं। ये 2 से ये 12 कटेंगे कि नहीं 6 बार में, तो 6a बराबर b, ये चीज़ निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब जो कह रहा है घन का आयतन, पुनः ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पुनः घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब होता है कि नहीं, भुजा क्यूब, और घन की भुजा को a माने हैं, तो इसका मतलब a क्यूब, यही ना, बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा को हमने b माना है, तो इसका मतलब b स्क्वायर। क्या ये मेरी बात को समझ रहे हैं। ओके, तो या तो यहाँ पर a बराबर रख दीजिए, या तो b बराबर, जो ये मान निकला है। तो हमें यहाँ पर b बराबर 6a दिख रहा है, तो b की जगह पर हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन को, है कि नहीं। तो a क्यूब रहने देते हैं, b बराबर कितना है, 6a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। तो और ज़्यादा इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की क्यूब बराबर 6 का स्क्वायर 36, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये कितने बार में चल जाएगा, तो आपका पता होनी चाहिए कि एक बार में जाएगा, क्योंकि 3 गो यहाँ पर a पर पावर 3 है और यहाँ a पर पावर 2 है। तो 3 में से 2 पावर खत्म, तो बचा कितना, 1। गुना में पावर आप लोग, यानी भाग में पावर घटता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो a बराबर 36 निकला है। ओके,
अब हमसे पूछा गया है वर्ग की एक भुजा की लंबाई, तो हमने वर्ग की भुजा को क्या माना है b, और b बराबर यहाँ क्या निकला है 6a। इसका मतलब वर्ग की भुजा b बराबर क्या है यहाँ पर 6a है, और a का मान यहाँ 36 आया है, 6 और a के जगह पे 36, तो इसको कीजिएगा तो कितना होगा 216। कुछ नहीं है तो इकाई, क्योंकि इसमें कुछ यूनिट वगैरह थोड़ी ना दिया था। वर्ग इकाई का सिर्फ इकाई, वर्ग इकाई नहीं, वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो जाता है, सिर्फ इकाई यानी 216 इकाई। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी सॉल्यूशन दो और समझने लायक सॉल्यूशन दो, और दूसरी बात कि उस तरीके को मैं बताना चाहूँगा जिसमें आपको करने में, सवाल को करने में कम समय लगे। ये नहीं कि आप पुराने तरीके से, घिसे पिटे तरीके से हल करें तो फिर आपका हो गया, है कि नहीं। एग्जाम में अगर 75 क्वेश्चन का पूछेगा तो आपको 1 ही घंटा टाइम देगा, अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 90 मिनट का टाइम देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, है कि नहीं। तो टाइम बहुत मायने रखता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। कहता है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसकी व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी जिससे उसकी खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो मान लीजिए कि माना कि उसका जो क्रय मूल्य है, पहले जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य जो था वह 100 यूनिट था या 100% था, 100%। फिर बाद में 30% वृद्धि हो गया तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 130%। ठीक है, तो चीनी में कितना कमी करनी चाहिए, चीनी में कितनी कमी कर देना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आए तो ज़्यादा सोचिए मत। यहाँ पर देखिए बढ़ा कितना है 30, उसको नीचे में जो नया मूल्य है उससे भाग दीजिए और गुना में 100 कीजिए। ज़्यादा सोचिएगा तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो 300/13, ये ना 300/13, इतना। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो कितना आना चाहिए 13, नीचे में तो 13 आना चाहिए जो कि 2 ऑप्शन में नहीं है। और इसको यहाँ पर 0 है ना, तो इसको गुना करने पर 3 दूनी 6 1 7 है, नहीं यहाँ ऊपर में लास्ट में 6 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन बनेगा आपका आंसर। तो इसको इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि पूरा इसको भाग दें तभी करें, हालांकि भाग भी दीजिएगा। तो देखिए 300 को 13 से भाग दीजिएगा तो 13 दूनी 26, बचा कितना 4 0, 13 तिया 39, बचा कितना 1। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 23.1/13, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही बात तो यहाँ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से भाग दें तभी आंसर आएगा, आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका समय बचे। नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन शायद आपको 10th का याद दिला सकता है, क्योंकि 10th में निर्देशांक चैप्टर में ये सवाल बहुत था जो आप लोग बनाए भी होंगे। तो अभी भी बनाइए, कोशिश कीजिए, देखिए होता है कि नहीं था, फिर हम तो है ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, बिंदु -5,5 और 7,-3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 यानी 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, यानी कोई एक रेखा है, ठीक, जो कि A और B पॉइंट है। A का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना -5 और 5, और B का मान इधर दिया है कितना
7 कोमा -3, यही ना, एग्री है कि नहीं। कोई बिंदु यहाँ पर मान लीजिए P है जिसको 3:1 में विभाजित करना है। 3:1 में, यानी इधर का हिस्सा 3 होनी चाहिए और इधर का हिस्सा 1 होना चाहिए, विभाजित करनी है। क्या बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई x y निर्देशांक था, तो जब आप x निकालते होंगे तो आप एक फार्मूला का यूज करते होंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 x1 क्या है अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले फार्मूला को देख लीजिए। y जो निकालते होंगे ये y, तो ये कैसे निकालते होंगे, सेम टू सेम रहेगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता था। तो चलिए अब जानते हैं कि m1 क्या है, x2 क्या है कि नहीं। तो देखिए ये जो अनुपात में दिया है ये m1 है और इधर ये m2 है। ओके, ये जो आपका वैल्यू है ये x1 है और ये जो वैल्यू है x2 है। ये जो वैल्यू है ये आपका y1 है और ये जो वैल्यू है ये आपका y2 है। क्या इस बात से एग्री हैं आप। तो सारा चीज क्लियर हो गया, m1 x1 क्या है समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए m1 इंटू x2, तो m1 क्या 3, x2 कितना 7, फिर क्या प्लस m2 कितना 1, x1 कितना -5 अपॉन 3, m1 कितना 3 प्लस m2 कितना 1। अब इसको हल कीजिए, 7 या 21 और 1 गुना -5 कीजिएगा तो -5 प्लस माइनस माइनस 21 में 5 गया तो कितना बचेगा, तो 16 और 3 1 4, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4। इसका मतलब x का मान 4 है। अब जरूरी नहीं है कि इसको हल करें, एक चीज एक मान निकल गया x के बराबर में निकल गया तो ये एक बार ऑप्शन देखने में क्या जाता है कि नहीं। एक बार नज़र घुमा लीजिए कि कहीं 4 ऑप्शन में है क्या, तो आपको जवाब मिलेगा हाँ है, तो मार दीजिए आंसर, हो गया कंप्लीट। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। हालांकि आप इसको भी पुट कीजिए और निकालिए, ये आप पर डिपेंड करता है, मैं नहीं करा रहा हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए। आप यहाँ पर मान पुट कीजिए, मैंने सारा चीज़ बता दिया। ओके नेक्स्ट, चलिए मैं नेक्स्ट कराता हूँ। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये तो आपको पता ही है कि रेलवे का ये जो है फेमस क्वेश्चन है, कैलेंडर से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। यह डेट से दिन निकालने के लिए है कि नहीं, या तो सेम ईयर पूछेगा कि कौन से साल में फलना तारीख को फलना दिन को सोमवार ही होगा, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये कैलेंडर चैप्टर से एक ना एक सवाल पूछता है, तो इसलिए इस तरह के सवाल को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको चाहिए नंबर तो, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको करते जाइएगा, ठीक है। 1 उतार दीजिए, फिर ये जो वर्ष है उसका अंतिम का 2 संख्या उतारिए 20, उसके बाद इस 20 को 4 से भाग दीजिए, 20 को आप 4 से भाग दीजिए तो कितने बार में कटेगा, तो आप पूरा 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। शेष अगर कुछ बचता तो शेष को नहीं लिखना है, हमें शेष को नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए कि 21 होता तो शेष 1 बच जाता, शेष को नहीं लेना है। जो पूरा जितना बार में चल गया कट गया उतना ही लिखना है, बात समझ रहे हैं। शेष जो बचेगा उसको छोड़ देना, इतना चीज हो गया। ओके, अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं जो कहने वाला, एक आपको याद रखना है मंथ कोड।
मेरे तरीके से अगर आप कीजिएगा ना तो आपका ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। मंथ कोड 033 614 625 035, इस कोड को याद रखना है आपके मंथ के लिए। और एक दूसरा कोड याद रखना है, ईस्वी कोड यानी ईयर्स कोड जो है, अगर 2000 से 2099 के बीच कोई सा भी वर्ष हो उसके लिए आप 6 का कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि 1900 ईस्वी रहे तो फिर क्या करें, या 1800 ईस्वी रहे तो फिर क्या करें, तो इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं मंडल जी बाय कैलेंडर। आपको पूरा डिटेल्स से पूरी जानकारी, कैलेंडर में ये डेट निकालने वाली तो प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप विश्वास नहीं है तो जाकर आप देखिएगा। भले ही देखिए दोस्त, अभी ये नहीं है कि मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ है तो मैं अच्छी कंटेंट नहीं देता हूँ, बट YouTube की कुछ गाइडलाइन है कि तुरंत वह प्रमोट नहीं करता है वीडियो को, आप तक नहीं पहुँचाता है। तो अगर आपके पास एक बार पहुँच गया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँच सके, है कि नहीं। ये सब तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप लोग इतनी YouTube में पैरा चुके हैं, शॉर्ट्स YouTube ये सब में, तो ये सब आप लोगों के लिए कॉमन बात है, ये सब समझ सकते हैं कि यह क्या करनी होगी, नहीं बताना पड़ेगा हमें। चलिए इतना चीज़ हो गया, अब मैं आगे जो बताने वाला उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो उसके बाद हमें मंथ कोड लिखना है। मंथ कौन सा है, मार्च है। हमने जो यहाँ पर कोड लिखा है वह जनवरी से लेकर ये दिसंबर तक का है, और ये 2000 से 2099 तक का कोड है, ईस्वी कोड। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी बाद आपका आंसर जय श्री राम हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के लिए कोड क्या यूज करेंगे, 3। अब ईस्वी के लिए 2000 से 2020 जो है, यानी 2000 से 2099 के बीच 2020 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब 6 कोड यूज करना है, अपन इसको भागा दे देना है 7 से। चलिए सबको जोड़िए, 20 1 21 5 26, 21 5 26 3 29 5 29 6 35 बटे 7 भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर शेष लिखना है, जरूरी नहीं भागफल नहीं लिखना है, शेष फल लिखना है। क्या लिखना है, शेष फल। तो शेष फल कितना आएगा, 0 आएगा या तो 7 आएगा, है कि नहीं। जब पूरी कोई संख्या कट जाए तो वह 0 आएगा या तो वह सेम टू सेम संख्या आएगा। अगर हम कहते हैं कि 8 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये इसमें शेष कितना आएगा, 0 आएगा। या आप फिर कह सकते हैं 4 भी शेष रह सकता है। कैसे, मैं बताऊं। देखिए 8 को अगर 4 से भागा देता, आप एक ही बार कटाइए, क्या 4 शेष बचा कि नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यह 0 आएगा या 7, इतनी बात समझ रहे हैं। अब जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। आपका जो है कि इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर शेष 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, 6 या 7 या 0 बचे तो क्या करनी है, 1 बचे तो सोमवार, 2 बचे तो मंगल, इस तरह से जाइएगा 7 तक में रविवार आएगा। तो शेष कितना बचा, 0 या 7 बचा। तो इसका मतलब आंसर जो हमारा है वह रविवार है। क्या बात को समझ रहे हैं आप। करके इस तरह से आसान से आप कैलकुलेटर भी यूज करके देख सकते। कैलकुलेटर कहते हैं, आप गूगल पर कैलेंडर निकाल कर चेक कर लीजिए कैलेंडर में क्या ये डेट सही नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको हटाता हूँ। दोस्त अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, है कि नहीं। दोस्त हम भी मेहनत करते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा जो होता है ना मोटिवेशन घट जाता है, थोड़ा मन हरासित हो जाता है।
आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगता है, लेकिन आप पर भरोसा है कि आप सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी बात आप समझदार हैं, आपकी इच्छा। मेरी वर्तमान आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की 3/4 के समान है। 3 वर्ष पहले मेरी आयु अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ लैंग्वेज है, सिर्फ लैंग्वेज है। लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लिए तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आपसे हल हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी वर्तमान आयु, तो मान लीजिए मेरी वर्तमान आयु जो है, चलिए m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, शॉर्टकट हम करते हैं m। मेरी वर्तमान आयु m है, उसका 2/3, उसका 2/3। मेरे चचेरे भाई, मान लेते हैं चचेरे भाई को CH मान लिए, चचेरे भाई की 3/4 के बराबर है। यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकालना चाहें m/CH, तो यहाँ से क्या होगा, 3×3 9 और 4×2 8। क्या ये अनुपात निकलेगा? तो आपकी जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल निकल सकता है। तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है तो हम इसको मान लेते हैं कि m 9 के है और मेरी उम्र 9 के है और चचेरे भाई की उम्र 8 के है। के इसलिए दिए कि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए 3 वर्ष पहले, तो मेरी उम्र अभी वर्तमान उम्र 9 के है, तो 3 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी होगी, 9 के -3, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि अभी मैं 23 साल का हूँ, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, हम 20 साल का होंगे। तो हमने क्या किया, 3 वर्ष घटाया ना, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी फिर कहता है अब से मेरी आयु अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी। ठीक है, 3 वर्ष पहले मेरी आयु, अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर, यानी उसके आयु में 4 वर्ष ऐड करना है। 8 के प्लस उसकी आयु, कौन, चचेरे भाई की आयु, 8 के में 4 ऐड करना है। अभी तक तो हम लोग 4K सुने हैं कि 4K वीडियो होती है, और हमारी वीडियो भी अपलोड जो होता है वो 4K में होता है। भले पता नहीं क्वालिटी क्यों लो रहता है, हमें लगता है डिस्प्ले कैप्चर करने में, हो सकती है हमारी उतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं है सिस्टम की, इसलिए हो सकता है थोड़ा भी क्वालिटी, लेकिन हम 4K में ही एडिट करते हैं। देखिए अब इसको सोल्व कीजिएगा। 9K - 8K बराबर 4, ये 3 माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ से 9K में 8 को K घट जाएगा, तो कै गो K बचेगा, 1 K, तो 7 हम डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 7 लिख देंगे। जय भाई दोस्त, 3 है, क्या है 3, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में, तो 4 3 7, यानी K का मान 7 निकल कर आ गया। एनी डाउट नहीं। तो अब पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो मेरी वर्तमान आयु रियल में कितनी है, 9K है। कितनी है, 9K है। ओके, तो हमें 9K की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 9K की वैल्यू। m बराबर क्या है, आया है अनुपात में 9K, तो ठीक। तो m बराबर यहाँ से 9 और K का मान कितना निकल कर आया है, 7, तो कितना हो गया 63। तो ये कितनी होगी, 63 वर्ष। क्या मैंने गलत कॉन्सेप्ट बताया? आप लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज अगर समझ लिए तो आपका आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। बात समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना भी एक एग्जाम का जो है ना पार्ट है। देखिए, द्रव्यमान द्वारा 5% विलयन के 25 ग्राम तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा, यानी 25 ग्राम कोई विलयन है, उसमें 5% विलयन जो तैयार करना है ग्लूकोज की, तो सीधा 25 ग्राम का आप 5% निकाल दीजिए ना, जो होगा वही आंसर होगा। 5% मतलब कि 5/100, तो 25 25 100/100, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना, 1.25 ग्राम। 1.25 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट ओके नेक्स्ट। थोड़ा सा मम्मी आ गई थी इसलिए मैं रुक गया था। चलिए कोई बात, अभी भी सोचती होगी कि इतनी रात में क्या कर रहा है, क्योंकि अभी पता नहीं है किसी को हम क्या कर रहे हैं। और मैं बताया भी नहीं हूँ कि यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाकर छोड़ता हूँ। जिस दिन लगभग 10K से ऊपर जाएगा तब मैं बताऊँगा घर में, तो आप लोग 10K तक पहुँचा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात तत्व यानी डैश तत्वों की अपनी अष्टक तालिका को व्यवस्थित किया था। तो उस समय कितने तत्व थे? न्यूलैंड के जो सारणी बनाया था, वर्ष सारणी, उसमें कुल कितने तत्व थे? तो उसमें 56 तत्व थे। कितने थे? 56। चलिए और भी मैं बता देता हूँ। 63 किस में थे? मैंडलीव में। और डोबरेनर का एक ट्रायड नियम था जिसमें कि 53 थे। डोबरेनर जिसमें कि उसके समय में 53 तत्व थे। और आधुनिक आवर्त सारणी तो मोसले का जानते ही हैं, ये अष्टक नियम था। ये क्या था? अष्टक लॉ दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले का, इसमें टोटल की अभी आवर्त सारणी में कितने तत्व को शामिल किया गया था? 118 तत्व। आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोग थोड़ा याद रखने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए आपको पता भी चलेगा कि पैटर्न किस तरह का था पिछले साल, जिससे कि उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग वगैरह करा रहा हूँ। मैं टोटल कराऊंगा इसी वीडियो में। इसमें देखिए टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 70, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। 29 अगस्त का जो है शिफ्ट 1 का ऑफिशियल पेपर है, यानी 2018 का CBT 1, जिसमें 35 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा चुके थे, जिसमें कि पार्ट 1 लिखा होगा 29 अगस्त शिफ्ट 1 पार्ट 1 लिखा होगा। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ये क्या है? पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाकर देखिए, आपको अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिलेंगे और सही तरीका मिलेंगे कि कैसे सोल्व करें कि एग्जाम जो है क्रैक हो सके। एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3। मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज के संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? पहले यहाँ पर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, यानी जितना क्षेत्रफल इसका है उतना क्षेत्रफल इसका भी है। समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3। मान लीजिए इसकी आधार b है और तो इसका आधार क्या होगा? 1/3 बोल रहा है, तो इसका मतलब b/3 है इसका आधार। ठीक, तो पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इसकी ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब क्षेत्रफल लगाइए। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगा सकते हैं? हाफ। आधार कितना? b/2 इंटू h कितना? h1। इसका क्षेत्रफल लगे आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसका क्या? b, ऊंचाई क्या? h2। बस इसको हल कीजिए। b से b खत्म, तो यहाँ से h1 h2 को इधर लेते आइए, तो इधर क्या बचा? 1 और ये 2 दूनी 4/1। इसको सीधा करिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए। मैं फिर से यहाँ पर समझाने का कोशिश। देखिए
इतना तो कट गया, बी से बी कट गया, तो बचा क्या, H1 नीचे में 4, इधर क्या बचा H2, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो आपका जवाब होनी चाहिए हाँ। 1 से भाग दें, गुना करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से आप किसी भी संख्या को गुना करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कर दिए। तो यहाँ से 1 गुना H1 करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या H1, और यहाँ से इसको गुना करें तो क्या होगा 4H2। तो हमें H1 अनुपात H2 कब पूछा है, यही ना। तो H1 H2 को इधर लेते आइए, तो ये नीचे H2 में, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर भागा में, तो इधर क्या बचा 4, और इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, तो 1 इधर यहाँ आ जाएगा, या तो इसके गुना में 1, इसके गुना में 1 दे सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या आया 4:1 H1, यानी त्रिभुज का हाइट 4 अनुपात में और समांतर चतुर्भुज का हाइट अनुपात में 1, तो 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब मैं शुरू से जीके जीएस सारे क्वेश्चन लेते चलता हूँ। ये कुछ मैथ के अच्छे क्वेश्चन थे जिसको हमने कराया। अब टोटल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये देवजानी घोष थी। कौन थी? देवजानी घोष। नेक्स्ट, आप भी जो है ना नंबरिंग करके लिख लीजिए। और देखिए मैंने इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस कराएंगे, आप 45 नंबर तक लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 डॉट आगे तक 45 तक। जैसे आपका आंसर अगर 1 का 4 आया तो आप 4 मारिए, 1 2 का 5 आया, 2 का कहते हैं 3 आया, ऑप्शन 3 आया 3 मारिए। बाकी बाद जैसे ही आंसर हमने सही कराया, अगर आपका आंसर भी सही है और मेरा भी आंसर, तो आप सही का टिक लगाइए। अगर आपका आंसर गलत है तो गलत का टिक। उसके बाद आप लास्ट में काउंट कर लीजिए कि हमने टोटल 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, है कि नहीं। तो इससे आपका एक स्कोर भी पता चलेगा कि आपने कितने नंबर लाया, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये दर्पण छवि पूछ रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो ये सब दोस्त कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। आप जैसे ये त्रिभुज ऐसे, ये वाला तीर ऐसे है तो प्रतिबिंब में कुछ इस प्रकार से बनेगा, उल्टा, है कि नहीं। उल्टा तो किस में है, इस तरह से। ये दोनों ऑप्शन में तो ऐसे है। देखिए यहाँ पर भी इसको उल्टा बना दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाला होगा, इधर वाला 1 और 2, यानी या तो ए होगा या तो डी। फिर थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि त्रिभुज इस तरह से है तो त्रिभुज का मुंडी जो है इधर घुमा होना चाहिए। क्या बना रहा हूँ, इस तरह से त्रिभुज होनी चाहिए। तो इस तरह से त्रिभुज कहाँ है, दोनों जगह है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अभी भी एक या डी हो सकता है। अब पता चलेगा इससे, अब पता चलेगा किससे। ये सेम टू सेम तो नहीं दिखना चाहिए ना प्रतिबिंब में, है कि नहीं, क्योंकि आप प्रतिबिंब के सामने खड़ा होते हैं तो आपका दाहिना हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दाहिना दिखता है, नहीं तो आप गौर कीजिएगा। तो ये सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर सेम टू सेम दे दिया है। बात समझ रहे हैं। तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्त, हम कहते हैं कि अगर आपका 75 में अगर सेट आप मारते होंगे तो 75 में अगर आपका 30-35 आ रहा है तो हमारा आप 10 वीडियो देखिए। 10 वीडियो में मैं आपका स्कोर नहीं 50 प्लस करवा दिया तो फिर कहिएगा कि नहीं आपने मंडल जी गलत कहा। जरूर मैं, अब वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे तरीके को अप्लाई करनी होगी तब जाकर आएगा। तो अब बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी। देखिए ओम का लॉ में पढ़ा होगा, ओम के नियम में, कि तार की लंबाई पर जो है
धारा डिपेंड करता है। अगर तार की लंबाई को दुगुना कीजिएगा तो धारा जो है आधी हो जाएगी। अगर तार की लंबाई को आधी कीजिएगा तो धारा जो है दोगुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब दोगुना किया है तो आधी हो जाएगी। ओके, हालांकि देखिए धारा किस यार आइडिया दिमाग में था लेकिन निकल गया, कोई बात नहीं, कभी फिर मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? मतलब किस निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं है? तो घनत्व का तो आपको पता है कि मीटर क्यूब होता है कि नहीं। विस्थापन का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है। तो मतलब ये तीनों का तो होबे करता है, तो एक का नहीं होगा। क्या बात समझ रहे हैं? तो यही आपका राइट आंसर है। हालांकि देखिए घनत्व का फार्मूला क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व यानी सापेक्षित घनत्व या सापेक्ष घनत्व का फार्मूला क्या होगा? इसमें दो वस्तु का घनत्व होगा, उनमें से किसी एक के सापेक्ष में निकालने के लिए कहा होगा। जैसे हो सकता है सापेक्ष घनत्व बराबर फार्मूला हम अगर बनाना चाहें तो सापेक्ष घनत्व बराबर जो आपका फार्मूला बनेगा क्या बनेगा? दिए गए वस्तु का घनत्व, दिए गए वस्तु का घनत्व अपॉन सापेक्ष, किसके सापेक्ष में निकालना है, यानी अन्य पदार्थ का घनत्व कह सकते हैं, अन्य पदार्थ का घनत्व है कि नहीं। जब दोनों ऊपर नीचे दोनों घनत्व है तो घनत्व से घनत्व तो कटिया जाएगा ना, क्योंकि घनत्व का मीटर क्यूब और इस घनत्व का भी मीटर क्यूब। तो क्या कोई यूनिट बचा? क्या नहीं बचाना। तो यही तो है जिसका कोई मात्रक नहीं निकल सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, हमने भी कई एग्जाम निकाला है, जैसे NTPC में CVT 1 CVT 2 दोनों निकाला है। ग्रुप डी का भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ग्रुप डी का भी एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस है दोस्त, मैं ये नहीं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी प्रैक्टिस है कि उस तरीके को आपको हम समझा सकते हैं। भले हो सकता है किसी क्वेश्चन में उतनी अच्छे से नहीं समझाएं, लेकिन मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, ये बात तो फिक्स है। वो आपको खुद ही पता चल जाता होगा कि क्या मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ क्या वह सही है या आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, वो आप समझ सकते हैं। और ये मेरा जो वीडियो है, खास करके जो ब्रिलियंट है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए तो ये प्रैक्टिस के तौर पर हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो आप मेरे साथ बनकर देखिए, ट्राई कर देखिए, स्कोर आपका अच्छा ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है दोस्त, क्योंकि देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से मैच कीजिएगा, तब जाकर आप बनाइएगा। इसमें कहा क्या रहा है कि चिन्ह संख्याओं के स्थान पर परस्पर परिवर्तित करने से बायां और दायां पक्ष बराबर हो जाता है। इसका मतलब सभी ऑप्शन को हम रख कर चेक करेंगे। जैसे 2 के जगह पे 6 रखेंगे, गुना के जगह पे जोड़ करेंगे, जोड़ के जगह पे गुना करेंगे, तब जाकर हमारा सभी बारी बारी से रखेंगे, तभी हमें पता चलेगा। इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये आंसर होगा। इसको आप पुट करके देखिए, गुना के जगह पे प्लस करना है और 4 को 6 लिखना है और 6 को 4 लिखना है, ये बात। तो ये जो 6 है इसको 4 लिखेंगे, ये जो गुना है इसको प्लस करेंगे, ये वाला 4 जो है उसको 6 करेंगे और ये प्लस जो है इसको गुना करेंगे। ओके, बराबर 16 है ना। तो 4 प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो 14 12 4 कितना होता है 16, और इधर भी 16। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। हालांकि मैं बारी बारी सब ऑप्शन को चेक करा सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट आप इसको सोल्व कीजिए। बाकी बात आप एग्जाम में रहिएगा तो
चेक कर लीजिएगा, एक दो को कीजिएगा, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ए ही ऑप्शन को चेक कीजिए, इधर से ही शुरू कर दीजिए पीछे से। हम तो कहते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप नीचे से सॉल्व करते जाइए, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, या तो चौथा हो जाएगा या तीसरा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम जब भी सोल्व करते हैं एग्जाम में तो हम नीचे से सोल्व करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। हमने प्रायः देखा है दोस्त, हमने इतनी सारी सेट लगाई है, हमें पता है कि कैसे होता है, हमने प्रायः यही चीज़ महसूस किया है। हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में नहीं होता होगा, लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है कि इस तरह से होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया दोस्त। हाँ 2000, ये देखिए करंट अफेयर है, तक बिहार के नवयुक्त राज्यपाल कौन थे? 2018 में सत्यपाल मलिक था, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है कि नहीं, तो उस समय 2018 का है, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन अभी अगर बता दें, बता दीजिएगा तो कि अभी कौन है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो अभी शायद मेरी उम्मीद से श्री राजेंद्र अर्लेकर था, श्री राजेंद्र अर्लेकर, ऐसे कुछ नाम था। अब बताइएगा सही कमेंट करके। मेरे उम्मीद से सिर्फ राजेंद्र तो हमने देखा, अर्लेकर था कि क्या था, अर्लेकर इसी तरह से कुछ नाम था। नेक्स्ट, देखिए इसमें ढूंढना है आपको कि ये फिगर जो है इनमें से किस में दिखेगा। तो हमारे उम्मीद से यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए ये क्या सेम टू सेम दिखा? तो आपकी जवाब होगी कि हाँ बिल्कुल दिखा, तो यही तो आंसर सही है। वहाँ के बाद आप ढूंढते रहिए, किसी में नहीं मिलने वाला है। दोस्त जिस तरह हम सॉल्व करा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, हमारे उम्मीद से यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हो सकता है वो सिर्फ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराए, हो सकता है वह सिर्फ रीजनिंग का सॉल्व कराए, हो सकता है वह सिर्फ साइंस का, और उसी में मान लीजिए इसमें साइंस कितने साइंस कै गो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 से 15 को, और 10 से 15 क्वेश्चंस को कराने में 1-1.5 घंटा का टाइम लेता है। हमने देखा है, बहुतों का वीडियो में देखा है। सिर्फ मैथ सॉल्व करा रहे हैं तो उसमें आपका 1 से 1.5 घंटा का वीडियो बना रहे। मैथ कितने 30 ठो मानते हैं, 30 ठो होगा, 30 ठो भी नहीं होगा, 30 मैथ रीजनिंग मिला के टोटल होता होगा मेरे उम्मीद से 40 के आसपास। तो उतना क्वेश्चन सिर्फ मैथ का क्वेश्चन कराने में, एक सेशन का यानी एक शिफ्ट का कराने में वह 1-1.5 घंटा ले रहा है। तो उसके हिसाब से तो मैं तो कम ही समय ले रहा हूँ, है कि नहीं? मैं आपको कम ही समय में करा रहा हूँ, तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है दोस्त, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है यहाँ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में बड़े अणुओं को उत्पन्न करने वाले एक ही तत्व के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता है? तो ये गुण तो कार्बन में होता है दोस्त। जैसे कार्बन का आप लोग श्रृंखला वाला देखे होंगे, जो क्या बोलता है, 3 तरह का श्रृंखला बनता है, रिंग चेन, लीनियर चेन और ब्रांच चेन, 3 तरह से चेन बनता है, तो ये कार्बन में होता है। नेक्स्ट, स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? स्थिति या आकार में परिवर्तन। स्थिति की बात आया तो आप समझिए, जब मान लीजिए कोई वस्तु h हाइट पर है, जब h की चर्चा हुई तो इसका मतलब mgh किसकी फार्मूला है? स्थितिज ऊर्जा की, है कि नहीं? अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से रखी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिक ही होती है, मौजूद रहती है कि नहीं? जब तक उसको कहीं नहीं ढकेलिएगा
या उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी ऊर्जा में चेंजिंग नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट बनाइए इसको E1H2K6N40। चलिए इसको देखिए कैसे करना है, जरूरी नहीं है। E का मान कितना होता है, प्लेस वैल्यू 5, H का 8, K का 11, N का 14। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा, तो इसका मतलब इसमें भी 3 बढ़ेगा, इसका मतलब 17, और 17 पर क्या आता है Q। तो Q कितने ऑप्शन में, तीन को ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसको हटाइए, ये आंसर नहीं हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 1 का डबल 1 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 हुआ है, फिर गुना 4 हुआ है, तो इसमें गुना 5 होगा, तो 24 पंचे 120, तो Q 120 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए दोस्त, औरों की तरह मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा रहे हैं जाकर फिर आपका 5-6 मिनट ले लिए तब जाकर आंसर बताएंगे, नहीं। डायरेक्ट जो आंसर है जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके को अप्लाई कीजिए। हालांकि रीजनिंग वो चीज़ है, अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो वो सेकंडों में बनेगा, अगर नहीं घुसा तो आपको पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर भी नहीं बनेगा। घर आइए क्या बनेगा, तब सोचे यही वाला वो तो है कि नहीं। शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तर्क कह रहा है, धारणाएं, समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। अरे आवश्यक नहीं है तो फिर जा क्यों रहे हैं, फिर पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर हवाई अड्डे पर वो जा क्यों रहा है अगर समय पर पहुंचना जरूरी ही नहीं है तो ये कंडीशन तो गलत है, यह धारणा गलत है। हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, तभी तो लोग जो है गड्ढे यानी सड़क से जा रहे हैं। अन्य मार्ग नहीं है तभी तो लोग सड़क से जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तर्क बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ 2 धारणा निहित है। ओके नेक्स्ट, हालांकि इसका और भी ऑप्शन हो सकता है। देखिए एक ऑप्शन कट गया है, चलिए देखिए 1 और 2, लेकिन इसमें सिर्फ 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। धारणा है कि नहीं, आप भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कहता है समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। अरे आवश्यक कैसे नहीं है, हवाई जहाज छूट जाएगा, जरूरी है समय पर पहुंचना। आपके चक्कर में हवाई जहाज थोड़ी ना रुकल रहेगा, ट्रेन थोड़ी ना रुकल रहेगा, आपको समय पर पहुंचनी होगी। और अगर आप समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है, आप उसी रास्ते से जाइएगा, गड्ढे वाला रास्ते से ही जाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट दोस्त, हमने कहा कि हमारी वीडियो लॉन्ग हो सकती है लेकिन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आपके हिसाब से ये वीडियो परफेक्ट हो सकती है। दिया गया चार्ट मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है। कुल खर्च जो है इतना है, तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी है। तो ये चार्ट जो दिखाता है ये वार्षिक बचत के बारे में दिखाता है, वार्षिक यानी परिवार का खर्च के बारे में दिखा रहे हैं, परिवार का खर्च के बारे में दिखा रहा है। तो पूछ रहा है तो कुल खर्च इतनी है, तो यहाँ पर पूछा किसके, भविष्य निधि। तो ये डाटा एनालिसिस वाला एक ना क्वेश्चन तो पूछता ही है, और ज़्यादातर एग्जाम में ये लास्ट में देता है। अगर 100 क्वेश्चन का है पेपर तो 100वां देगा, या 75 का है तो 75वां देगा। ये प्राय हम देखे हैं। कहने के में काहे कि हमने जब NTPC का एग्ज़ाम निकाला था तो मेरा 4 लेवल में रिजल्ट हुआ था, तो मैंने 4 पेपर दिया जिसमें से 2 पेपर में हुआ रिजल्ट। पहले CBT 1 दिया तो 4 लेवल में हुआ, तो 4 लेवल में से फिर से पुनः 2 लेवल में मेरा रिजल्ट हुआ।
बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें उस समय 4 पेपर और एक पेपर CBT 1 देने के लिए मिला, फिर ग्रुप डी देने के लिए मिला। तो मैं टोटल इस तरह से 5 पेपर अभी तक दे चुका हूँ, जिसमें से 3 निकल चुका है। और जहाँ तक रहा और कंपटीशन एग्ज़ाम का, जैसे ITI भी मैंने सरकारी से ही किया है, एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल कर ही किया है, जो एग्ज़ाम होता है तो वहाँ भी निकाल के ही किया है। क्योंकि देखिए दोस्त, मेरा कोई बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है और हमारे माँ बाप इतनी नहीं है कि 50-60 हज़ार निकाल कर दे दे, तो इसलिए मेहनत करके मैं करता हूँ। तो हो सकता है आप हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं भी अपने गार्जियन को बता सकूं कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं और हमें दोस्त लोग सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये कुछ इस प्रकार से डाटा है और यहाँ पर भविष्य निधि के बारे में पूछा था। भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी है? तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत, देखिए भविष्य निधि का फिगर कुछ इस प्रकार से, यानी इसका मतलब ये वाला है, इसका मतलब ये वाला है। यहाँ पर कितना है? 12%, 12%। ओके, तो यहाँ पर 12% है और कुल कितना है? इतना 33,650। तो 33,600 क्या कर रहे हैं दोस्त, 33,650 का 12% निकालिए, जो कि वार्षिक निकलेगी। गलती कहाँ करते हैं दोस्त, थोड़ा सा आप समझिए। इसका सीधा 12% निकालिएगा और आप आंसर मार दीजिएगा, एग्जामिनर कर देगा आपका गलत। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वार्षिक बचत कितनी है, वार्षिक बचत। और यहाँ पर कहा गया है, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूं, दिए गए एक चार्ट मासिक घरेलू खर्च, यानी ये मासिक दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है वार्षिक। बात समझ रहे हैं कहाँ तक लॉजिक है? तो इसका मतलब ये जो निकलेगा 1 महीने का बचत निकलेगा, ये जो निकलेगा 1 महीने का बचत निकलेगा, 1 महीने का बचत निकलेगा। हमें 12 महीने का चाहिए, तो डायरेक्ट यहीं पर कर दीजिए ना, 33,650 गुना 12%, परसेंट के जगह पे हटाइएगा तो नीचे में 100, और ये 1 महीने का था तो 12 महीने के लिए 12 से गुना, तो ये 12 मंथ यानी वार्षिक पूछ रहा है, तो 12 महीना का हो जाएगा। 12 मंथ का भविष्य निधि खर्च, भविष्य निधि बचत, भविष्य निधि बचत, तो इसको कीजिए हल, 0 0 खत्म। तो मैं इस जगह कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा गुना करने में टाइम लग सकता है। देखिए कैलकुलेटर मैंने ओपन किया मोबाइल में, ये 33,65 गुना 12 यानी 40,38। देखिए आपका जो इस हिसाब से 1 महीने का निकल जाता है, यहाँ पर ये 40,38 ऑप्शन आ जाता, लेकिन इसको और 12 से आपको गुना करना होगा, गुना 12, क्योंकि एक महीने का वो निकला, हमें 12 महीने के चाहिए, भागा 10, भागा 10, 48,456 कितना आया? 48,456 कहीं है ऑप्शन, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी में 48,456। इस क्वेश्चन को जो है मात्र देखिए 6% लोग सही किया है, दिखाता हूं मैं। इस क्वेश्चन को मात्र 6% लोग सही किया है, 48,456 मात्र सोचिए कि 6% लोग सही किया है कि नहीं? तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। हालांकि सबने सही किया होगा, लेकिन सबने 1 महीने के निकाल कर दिया होगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन आपको जो करना है 12 महीने के लिए निकालना है, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट
चलिए, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, ये कॉमन मिस्टेक वाली क्वेश्चन थी, सिर्फ मिस्टेक से गलती हो सकता है, बात समझ रहे हैं। जानबूझ कर ये क्वेश्चन में गलती नहीं हो सकती है, किसी से भी नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक कलम में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, ठीक, तो उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। बस यहाँ पर देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना, 5, तो जो भी ऑप्शन में होगा वो 5 से कटनी चाहिए। क्या ये 18 5 से कटेगा, नहीं। ये 5 से कटेगा तो ये आंसर हो सकता है। ये 16 कटेगा, नहीं कटेगा। ये 14 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या ऑप्शन है, 25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम इसका निकालना चाहें अगर तरीके से, हम मान लीजिए कि अनुपात में दिया है, बॉयज को 3 के मान लेते हैं और गर्ल्स को 2 के मान लेते हैं, तो इन दोनों का कुल योग कितना होगा, 5 के। तो इसका मतलब 5 गुने में कुछ तो होनी चाहिए, लेकिन 5 का तो गुना होना चाहिए ना उस संख्या में। तो क्या इसमें 5 का गुना है, नहीं है, है कि नहीं। क्या इसमें तो है, इसमें 5 का गुना है, यानी इसका गुणनखंड करें तो क्या इसमें 5 दिखेगा, क्या इसमें 5 दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। तो एक ही ऑप्शन है कि नहीं। तो यही बात है। नेक्स्ट देखिए, ढूंढिए ये फिगर आपको कहाँ मिल सकता है। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ मिल सकता है। आप ज़्यादा नहीं सोचिए, आप अगर सोचना है तो रोक कर सोचिए, क्योंकि हम रुकेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए यहीं पर दिख गया ऑप्शन सी में, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है नीचे ऑप्शन में ए हो, बी हो, फिर सी हो, फिर डी हो, इस तरह से। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर आ गया डाटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन। पता नहीं इसमें 2 को कैसे पूछा है, प्रायः तो हमने देखा एक ही क्वेश्चन डाटा एनालिसिस का देता है। चलिए, ये कुछ डाटा है इस प्रकार से, शक्कर 80 है, गेहूं ये खाली वाला 100 है डाटा के अनुसार, पाई चार्ट के अनुसार। चावल कितने है, 40 है, और यहाँ पर ये वाला क्या, अन्य वस्तु जो है, अन्य फसल जो है वह 140 है। ठीक है, हम सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो पक्का 360 आएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, या तो परसेंटेज यहाँ दिया रहेगा तो सभी को जोड़िएगा 360 होगा, क्योंकि त्रिभुज के कोण पर 360 डिग्री का होता है। हालांकि एक बार आप संतुष्टि के लिए जोड़ सकते हैं, ये 360 होगा। ये बात अभी कोई मायने नहीं रखता, अभी आगे मायने रखेगा, समझिएगा। देखिए कहा क्या रहा है इसमें, यदि शक्कर की पैदावार 6000 टन है तो कुल पैदावार कितनी होगी। यानी शक्कर का पैदावार 6000 टन है, लेकिन रियल में यहाँ कितना है, 80। कितना है, 80। तो 80 का समझिएगा मान, 80 का मान हमारे पास 6000 दिया है, तो हमसे कुल पूछ रहा है, यानी 360 के बारे में पूछ रहा है। तो 360 के बारे में निकालिए, 360 बराबर कितना होगा, यानी 80 बराबर 60 है, तो 360 बराबर कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हालांकि हम तो कहेंगे यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन पर आप नज़र डालिएगा, देखिएगा ये 360 जो है किससे कटेगा, 9 से। इसका मतलब जो भी ऑप्शन में होगा वो 9 से कटनी चाहिए। क्या ये ऑप्शन 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये ऑप्शन 9 से कटेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या ये ऑप्शन 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है। बाकी बात आप हिसाब किताब लगा कर देखिए कि 80 का मान 6000 है, तो हमें 360 का मान निकालना, या तो यहाँ पर ये अनुपातिक मान भी लगा सकते हैं। देखिए 80 बटे 6000, तो 360 बटे कितना, x मान लीजिए कि x
वो संख्या 1 से होगा 360 बराबर जो निकलेगा, यानी x यहाँ पर जो कोई मान होगा वो x होगा। कितना निकलेगा, कटाइए 0 0, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, ये 2 से 3000 बार में, तो क्या बचा, x गुना कुछ नहीं तो x 3000 गुना 9 तो 27000। क्या आपका राइट आंसर है 27000? तो आपकी जवाब होनी चाहिए बिल्कुल है, तो ये आपका राइट आंसर है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए इसको मैं मिटा दूं। चलिए देखिए, एक जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए, एक सौर प्लेट को छोड़कर, सौर प्लेट को छोड़कर, यानी सौर प्लेट या सौर बैटरी देखे हैं ना, उसको छोड़कर जितने भी पावर प्लांट में है, ज़्यादातर पावर प्लांट में डायनमो का यूज किया जाता है। डायनमो जानते हैं, जनरेटर में जो एक हिस्सा होता है डायनमो, एक हिस्सा होता है वो मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी वाला जो होता है, घुमाने वाला। तो करते डायनमो में बिजली बनती कैसी है, बनते कैसे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए उसमें टरबाइन लगी होती है। चाहे कोई भी जल विद्युत पावर स्टेशन हो, उसमें टरबाइन लगी होती है जो कि डायनमो को घुमाने के लिए, मान लीजिए ये आपका डायनमो है, इसको घुमाने के लिए इसमें जो है ब्लेड लगी होती है। इसको जो घुमाएगा, इसमें विद्युत जनरेटर, इधर से 2 वायर निकलेगा जिससे ये करंट निकलेगा। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा इस डायनमो को घुमाने के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये आंतरिक ऊर्जा बनाती है। कौन सी ऊर्जा, हालांकि विद्युत जनरेटर का क्या काम है, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो जितने भी पावर स्टेशन है, जल विद्युत पावर स्टेशन है, वहाँ पर डायनमो जैसा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। भले ही वहाँ पर बड़ी बड़ी डायनमो लगाई जाती है और जनरेटर में छोटी सी डायनमो लगाया जाता है। जनरेटर कहने का मतलब वही है, विद्युत जनित्र, है कि नहीं। तो इसमें कम पावर चाहिए, लेकिन जो एनटीपीसी पावर, कहने का मतलब जो जल विद्युत पावर स्टेशन होता है उसमें बड़ा चाहिए, क्योंकि उसको मेगावाट में चाहिए बिजली, है कि नहीं। तो इसलिए उसमें क्या लगा होता है, डायनमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, फिर भी लोग 37% लोग ही सही किए हैं। देखिए क्या सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट, सबसे कम सीट जीतने वाली पार्टी कितने, ए बी सी डी में सबसे कौन जीता है। तो आप ये सब देख कर भी मार सकते हैं। देखिए इनमें सबसे छोटा छोटा डाटा है, तो इसी का सम सबसे कम आएगा। बाकी बाद इन सब में देखिए बड़का बड़का नंबर है, बड़का है, तो इसका मतलब इस सब का तो इससे ज़्यादा तो आएगा कि नहीं। तो सबसे कम क्या आएगा, डी, जो कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, इसको सबको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, देखिए कितना आंसर आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, डी पार्टी जो है वह सबसे कम लाया। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो करा ही दिए हमने। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, ये मैथ का है, इजी क्वेश्चन है। इसमें ट्रेन की गति पूछा है, यानी चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 160 प्लस 700। देखिए यहाँ 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40 सेकेंड में पार करता है। इसका मतलब कुल दूरी लेना है 160 प्लस 740, समय कितना 40.5, ये मीटर में और ये आपका सेकेंड में है, ठीक। अब हो सकता है कुछ भाइयों को लगता होगा कि ये ऐड क्यों किया। तो आप एक अगर ट्रेन पे चढ़े हैं, ट्रेन पटरी देखे हैं, या ट्रेन जो स्टेशन होता है देखे होंगे कि स्टेशन में प्लेटफॉर्म होती है,
और उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, तो ट्रेन की भी कुछ लंबाई होती है। तो अगर हम दूरी को काउंट करेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय लगेंगे, तो आप प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को लीजिएगा और ट्रेन की भी लंबाई को लीजिएगा, है कि नहीं, तभी आप कुल दूरी ले सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, बात समझ रहे हैं, तो इसको ऐड किए तो ये कितना हो गया आपका 160 और 740, 0 6 4 10 की 0 7 1 8 900 बटे 40.5। ये अभी यूनिट को हम हटा देते हैं क्योंकि ये एसआई यूनिट में है, बाद में देखेंगे जो आंसर भी आएगा वो भी हम समझेंगे कि एसआई यूनिट में है कि नहीं। तो इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर एक 0 चिपक जाएगा, इसका मतलब ये 405 बन जाएगा, 40.5 जो था। फिर ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो हमें किलोमीटर में पूछा है, आंसर किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा नहीं, इसको बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, है कि नहीं। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल कीजिए, 9 से ये कट सकते हैं, बिल्कुल ये 9 से कट सकते हैं। देखिए 9 से 9 चौके 36, 9 पचे 45, 45 बार में, 9 से 2 बार में, ये 45 से ये 200 बार में कटेंगे, कितने बार में, 200 बार में। ये 5 से 40 बार में, बचा क्या 40 गुना 2 पर में, तो 40 गुना 2 कितना होगा, 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तर्क कह रहा है कि निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, अंगुतक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह के बाद आने के लिए कहा जाता है कि नहीं। कोई व्यक्ति गया सरकारी कर्मचारी के पास, तो उसका नहीं करने का मन था, या तो कोई और भी रीजन हो सकता है, जो कि यहाँ पर पूरा अवधारणा दिया गया है। उसने 2 सप्ताह बाद आने के लिए क्यों कहा, ये सब के बारे में। सरकारी कर्मचारी अंगुतक की मदद करना चाहता है, क्यों, जब ये निठल्ला बैठा है तो उसी समय उसका काम कर देता कि नहीं, प्रमाण पत्रों को प्रमाणित कर देता। अगर मदद करना चाहता तो नहीं किया, है कि नहीं। इसका मतलब तो वो मदद करना नहीं चाहता था, और इसने कह रहा है कि करना चाहता है सरकारी कर्मचारी जो है कि उसका मदद करना चाहता है, तो ये बात तो गलत है। अगर करना चाहता तो उसी समय कर सकता था, क्योंकि वो निठल्ला बैठा था। दूसरी बात, पूर्वावधारणा, सरकारी कर्मचारी अंगुतक से कुछ पाने की आशा रखता है। हाँ, ये बात हो सकती है। जैसे आप भी कभी ब्लॉग वगैरह गए होंगे, या तो आपको ओबीसी या जाति सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होता होगा, तो आपको पहले कर्मचारी के पास जाना होता होगा, है कि नहीं, जो कि उसको सर्टिफाइड करवाने के लिए कि हाँ आप इस जाति से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसका अगर पैसा लेने का मन होता होगा तो वो कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट में नुक्स निकाल देता होगा कि आपका ये वंश प्रूफ नहीं है, तो ये फलना ये निकलना, कई तरह के वो उसमें कारण निकाल देगा। लेकिन जैसे आप उसके पीछे एक पंसुइया थरा दबा दीजिए ना, बगल से, टेबल के नीचे से, वो आपका काम कर देगा। तब नहीं देखेगा कि डॉक्यूमेंट में क्या गलती है, नहीं, सीधा लेगा सिग्नेचर मार देगा, हो गया फलना टालिक निकलना। इस तरह से होता है दोस्त, मैं हर जगह की बात नहीं करता हूँ, बहुत जगह ये होता है। आपके उधर होता है कि नहीं होता है, कमेंट में बताइएगा। तो कहता है सरकारी कर्मचारी अंगुतक से कुछ पाने की आशा रखता है। बिल्कुल, ये पूर्व अवधारणा निहित हो सकता है कि नहीं। तो केवल 2 पूर्व अवधारणा अंतर्निहित है। ओके, नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन तो हो गया दोस्त, ये भी करा दिया। ये चलिए ये नहीं हुआ है। हाँ, डी का प्लेस वैल्यू 4, जी का 7, के का 11, भी का 22। तो यहाँ से देखिए 3 जुटा, फिर कितना ऐड हुआ है 4, तो इसका मतलब इसके आगे कितना 5 ऐड होनी चाहिए थी, 5 ऐड होगा तो 16, इसके बाद 6 ऐड होगा, 6 होगा तो 22, 16 6 22। इसका मतलब यहाँ पर ये 16 का प्लेस, 16 किसका प्लेस वैल्यू है, पी का, तो आपका आंसर पी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये सब इजी क्वेश्चन है कि नहीं? पी आपका राइट हो जाएगा। अब भी लगाइएगा तरीका। नेक्स्ट, ये तो करा ही दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। चलिए इसको, एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। तो एक्स और वाई दोनों एक साथ दीवार को 8 घंटे में बना सकता है। तो सिर्फ यहाँ तो पूछा तो एक्स के बारे में, क्या इस कथन से हम निकाल सकते हैं कि एक्स कितने दिन में कर सकता है? नहीं, अगर दोनों के बारे में पूछता तो बता सकते थे। तो इसका मतलब सिर्फ एक से तो नहीं पता चलेगा। एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगता है। हाँ, अब बता सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, एक्स को जो समय लगता है वाई से 5 दिन अधिक लगता है। यानी हम कहें, अगर यहाँ पर कहें कि वाई को अगर ए दिन लग रहा है तो एक्स को ए प्लस 5 दिन लग रहा है, और इन दोनों ने मिलकर 8 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से इन दोनों का ऐड योग जो होगा 2a प्लस 5 बराबर 8 दिन दिया है। क्या बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए को कितना दिन लगेगा। तो जब दोनों को हम सम्मिलित करेंगे, दोनों को एक साथ सम्मिलित करेंगे, तब हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो दोनों हमें लेनी होगी, 1 और 2 एक साथ लेनी होगी। बात समझ रहे हैं? 1 और 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1 और 2 उत्तर देने के लिए दोनों पर्याप्त हैं, सिर्फ एक नहीं, अकेला नहीं। बात समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। देखिए दोस्त, सभी क्वेश्चन को बेसिक से नहीं किया जा सकता। आप जीके को बोलिएगा कि बेसिक से किया करवा दिए, मैथ को बेसिक से करवा दे, तो नहीं हो सकता है ना। डिटेल्स में कुछ क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा। और जीके ऐसा चीज़ है, जैसे आप एग्जाम देने गए हैं तो आपके बगल वाले जितना जीके मारेगा ना, उतना जीके आप भी मारिएगा। हो सकता है एक आध कम हो सकता है उससे आप एक आध ज़्यादा ही मारिएगा, लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है, जानते हैं किस पे दोस्त? जिस क्वेश्चन को लोग बहुत कम लोग कर रहे हैं और उसको आप कर रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत कम लोग कर रहे हैं और उसको आप कर रहे हैं, उसमें आपका रिजल्ट बनने का चांस रहता है। ना कि जीके पर डिपेंड करता है, ना ही इजी क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इजी है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भिन्न को 3/4 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है? नहीं, 4/3 में किसी एक भिन्न को जोड़ देते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाता है। तो वो भिन्न पूछ रहा है x/y, वो मान क्या है? तो मान लीजिए 3 - 4/3। तो ये इजी है, बनाइए आप लोग। तो 3 3 9 4 गया, 5/3 हल कीजिए, 5/3 राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्त। 10 सेकंड लग गया, बहुत टाइम है ये सब क्वेश्चन के लिए। फरवरी 2018 तक मुंबई स्थित आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के है। हालांकि दोस्त मैं एक बात बता दूं, मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है।
कभी कभार वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो मैं उसे देख लेता हूँ, वो भी फाइनल, वो बीच का नहीं, सेमीफाइनल फलना ढिकलना ये सब मैं नहीं देखता हूँ। तो इसलिए मैं क्रिकेट से उतनी जानकारी नहीं रहती है कि नहीं। आप लोग देखते होंगे, आप हो सकते हैं, आप क्रिकेट प्रेमी हो सकते हैं, बट मैं नहीं हूँ। तो इसका अभी कौन है मुंबई इंडियंस का हमें पता नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, दिए गए कथनों को सत्य माने और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण का। मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को इसको मत पढ़िए, जो ये बड़का टोका हड्डा लाइन जो दिया उसको नहीं पढ़ना है। आप कथन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु अधिक हो रही है। तो निष्कर्ष एक कहता है कि चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने पर और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। यानी चिकित्सा वैज्ञानिक जो है वो नौकरी छोड़ दे और डॉक्टर के रूप में कार्य करे, तब जाकर क्या बाल मृत्यु दर अधिक हो सकती है? नहीं दोस्त, ये नहीं हो सकता है। यहाँ चिकित्सा वैज्ञानिक बोला है और वो कह रहा है कि वो अपना नौकरी छोड़ दे और उसके बाद डॉक्टर के रूप में कार्य करे तो बाल मृत्यु दर बच सकती है। नहीं, तो ये कंडीशन गलत है। बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, हो सकता है डॉक्टरों की कमी हो, आप डॉक्टरों की वैकेंसी निकालिए। हो सकता है नर्स की कमी हो सकता है वहाँ पर दवाइयों की कमी हो सकता है कि वहाँ बेड की कमी हो सकता है बहुत सारे फैसिलिटी नहीं हो, भले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, तो और कई कारण हो सकते, तो इसके लिए सरकार प्रयास कर सकती है। तो मेरे हिसाब से अनुसरण 2 राइट है, 2 अनुसरण करता है। ओके, देखिए। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, ए से ये डॉलर के चिन्ह तक पहुंचा, तो इसका मतलब 2 गैप भागा है। डॉलर से डी तक पहुंचा है 2 गैप के बाद, यानी 2 संख्या के बाद। डी से 2 संख्या के बाद क्या है? एंड है, तो इसका मतलब यहाँ एंड भराएगा, है कि नहीं, कि एंड के 2 संख्या बाद जी है कि नहीं, 2 यानी 2 चीज के बाद संख्या नहीं, कुछ और भी है, यानी 2 व्यंजक के बाद यहाँ पर जी आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एंड। ओके, हालांकि आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? 63 माइनस का 3, फिर एक ये ब्रैकेट शुरू हो गया है, माइनस का 2, माइनस 8, माइनस का 3, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, फिर भागा में इस पूरे के भागा में 3 ब्रैकेट स्टार्ट प्लस 6 प्लस -2 इंटू -1, ये ब्रैकेट बंद। तो ये है। देखिए, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर बोडमास का रूल लगा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी नीचे भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप काम कीजिए, -8 -2 -8 कितना होगा? -10, -10 में -3 जोड़िएगा तो -13 और गुना -3 तो 13 39, तो 63 माइनस का 39 होगा कि नहीं? जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 और 6 8 और इधर गुना में 3,
और ज़्यादा हल कीजिए, इसमें घटाइए, 13 में 9 गया 4, 5 में 3 गया 2 अपॉन 8 दिया 24, इसको घटाइएगा तो 1 आंसर हो जाएगा। ओके, ये राइट आपका आंसर है। बोर्ड मास का रूल फॉलो कीजिएगा, आसानी से बनेगा। हालांकि आप थोड़ा स्मार्ट हैं तो आप मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर क्या किया देखिए, समझिए। पहले इस ब्रैकेट का हल किया, फिर यहाँ गुना था तो गुना कर दिया। ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, गुना छिपा रहता है, तो गुना कर दिया तो 33 हो गया। जैसे ये -2 -8 -2 सबको जोड़ दिया, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। माइनस में कितना आया 13, और यहाँ माइनस में 3, तो माइनस में 13 गुना 3 तो 39, प्लस का 39, और यहाँ माइनस था तो माइनस, तो 63 में -39 घटाए तो 24 बचा। और नीचे में इन सबको -2 गुना -1 तो -2 यानी +2 और 6 8 गुना 3, बस हल किया, आंसर है कि नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन विद्युत का संचालन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सही कीजिएगा पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पर 2 चीज़ जानते हैं। देखिए, पहली बात, अगर हम इसका सूत्र देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का होल ट्वाइस ये होता है, तो इसमें हमको सोडियम दिखाने, धातु दिखा, तो क्या इसमें विद्युत का संचालन होगा, तो बिल्कुल होगा। दूसरी बात, हमने NCERT के बुक में पढ़ा था कि अम्ल में विद्युत का संचालन होता है, तो एसिटिक एसिड यहाँ भी अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक भी अम्ल है, तो इन दोनों में भी विद्युत का यानी संचालन होता है। तो इसका मतलब सिर्फ ग्लूकोज में नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी बात सब गलत है, बाकी बात सब गलत है। इस हिसाब से इसके हिसाब से संचालन नहीं करता है, तो इसमें नहीं करता है, बाकी बात सब में करता है, लेकिन ऑप्शन बी आपका राइट, इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। हमने बताया कि इन सब में करता है, विद्युत का संचालन करता है। ओके, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा पता नहीं, लेकिन मैं तो यही सोच कर किया हूँ। ओके, नेक्स्ट, और बिल्कुल सही भी है। चलिए देखिए, लॉन फॉक्स डांसिंग माय बाय ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। चलिए कुछ इसका इन सब का जान लेते हैं। अरुंधति राय, तो इसने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। शोभा डे ने भी, शोभा डे का पुस्तक क्या होनी चाहिए, मेरे में स्पीड पोस्ट, इसका फेमस पुस्तक है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट और सिमरन और सिमरोन और सिस्टोर, सिमरोन और एंड सिस्टोर, सिमरन और सुस्टर जो पुस्तक है ये भी शोभा डे ने लिखी है। BS नायपॉल की तो फेमस क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, फेमस बुक का जानते ही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका होता है हाफ ए लाइफ, ये इसका फेमस क्वेश्चन है, फेमस बुक है। हालांकि और भी इन सब के बुक हो सकते हैं, हमें इतनी ही याद है। ओके, और इतने ही ध्यान में आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, अभी तक अगर आप छोड़कर चले गए रहते तो क्या इतनी जानकारी आपको मिल पाती, इतना क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप जब भी कीजिए, पहले जो भी मान है उसको लिख लीजिए, SKYJACKING, माँ के बाद जो इधर है फिर उसको नीचे लिखिए, AJYKS, सीधा सीधा हम लिखिएगा ताकि करने में आसानी होगा। उसके बाद
NIKC, NIKC यही है ना। अब इसमें लगाना है। ओके, तो ये देखिए C, इतना बात तो आप इधर लिखिए, फिर नीचे में लिखिए CHEAPJACKS। ओके, तो ये आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। हमने यहाँ पर देखा Y से मिलल है, I से मिलल है, ठीक। फिर S ऐसे गया है, फिर A, अच्छा यहाँ पर A है, क्या है, A है, यहाँ देखिए A है ना, तो ये यहाँ से गया है, J यहाँ से गया है, K यहाँ से गया है, यानी तिराकोनी जा रहा है 5 अंक पर। कितने अंक पर, इसमें भी देखिए 5 अंक पर तिराकोनी, ये सेम टू सेम गया। ये तो यहाँ भी वही कीजिए, 5 को पकड़िए, ये 5 और 5 5 का ग्रुप बनाइए। P शुरू में, P के सीधा में PC, ठीक है, देखते हैं PC, इसमें तो है पचमा पर C होना चाहिए, 5वां पर C होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5वां पर H है, नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 है, लेकिन इधर से इसका उल्टा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए G है, तो इसका उल्टा यहाँ पर S होना चाहिए। C के बाद क्या होनी चाहिए, S होनी चाहिए, जो कि यहाँ C के बाद S नहीं, C ही दे दिया, ये गलत है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 5वां पर 1 2 3 4 5 C है, और C के बाद S भी है, तो यहाँ से तो अभी तक 2 ऑप्शन हमारे पास बचा है, CS, यहाँ भी CS है। फिर देख लेते हैं हिसाब किताब लगाकर, लास्ट में J होनी चाहिए, ऐसी तिराकोनी ले जाइएगा, जहाँ देखिए C है, तो इसका मतलब लास्ट में J होनी चाहिए। तो S के बाद यहाँ पर K आना चाहिए, CSK कहाँ है, CSK दोनों में है, CSK दोनों में, और इसमें हमको लगता है कुछ ज़्यादा संख्या नहीं है। अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर ही पकड़ लीजिए, इधर सेम टू सेम है, PAEHC, ठीक है। इधर से SKCA, CSKAG, इसमें कम संख्या हमें लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 होना चाहिए ना, तो 10 इसी में है, हो गया राइट आंसर। ये तो 9 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें टोटल 10 संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर है। तो ऐसे आप चुन सकते हैं जल्दी करने के लिए, इसलिए मैं बताया कि दोस्त जल्दी करने का तरीका आप ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इसको कीजिए। नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, तो सीधी रेखा गिनिए, 1 2 3 है ना, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, इठो तो हो गया 13 14 15 16 एक 17, टोटल कितने हैं, 17 को। ओके नेक्स्ट, चलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, पूरी तरह पाचन कहाँ होता है। हालांकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछता, वो तो मुंह में ही पाचन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस सब का बोला है पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो ये आपका छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाती है, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका छोटी आंत राइट आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें टोटल हम लोग ने आज 45 क्वेश्चंस किए, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग मिलाकर, और कुछ करंट अफेयर को भी इंक्लूड हमने किया। हालांकि हमने कहा था नहीं करेंगे, लेकिन वो ज़रूरी वाला था इसलिए करा दिए। तो प्लीज़ दोस्त अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो दोस्त एक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि देखिए
अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर है कि बिना बोले आप सपोर्ट कीजिएगा, अगर नहीं लगा होगा तो फिर आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त, मैं तो सिर्फ आपको कह ही सकता हूँ ना, है कि नहीं। आपकी उंगली पकड़ के दबा तो नहीं ना सकते हैं, वो आप ही कर सकते हैं, है कि नहीं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आपका मदद कर रहे हैं, आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका सपोर्ट चाह रहा हूँ कि आप हमें एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर फीडबैक में दें, ताकि अच्छा सा कमेंट दीजिएगा ताकि मैं पढ़कर अपने मन को तसल्ली दिलाऊं, नहीं चलिए हमने जो कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, अगर दिन में देख रहे हैं तो हैव यू गुड डे, रात में देख रहे हैं इसके बाद सोइएगा तो गुड नाइट।